भाई ये आदित्य जो है बड़ी गजब की चीज है। हाँ, ये हंसा भी सकता है और ये मेरी वो बातें भी बता दी जो मैं नहीं बताना चाहता था। बड़ा ऊत है भाई। Sir, I have a very strict and straight question to you. There have been religious exploitation in this country by the politicians for their political gains, और polarization भी हो रहा है। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो कुछ ज़्यादा उभर के सामने आया है। किस तरीके से देखिए, देखते हैं? बात ये है कि मैं एज बीरेंद्र सिंह, मैं शुद्ध रूप से आर्य समाजी हूँ और मैं धर्मांधता का कट्टर विरोधी हूँ। और मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो धर्मांधता को तरजीह देती है, मैं उसका विरोध करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। स्वामी दयानंद जी ने यही सिखाया था कि जो पोपडम है, किसी भी रूप में हो, उसका लोगों को सिर्फ दबा के रखना, लोगों को अंधविश्वास में जोड़ के रखना, ये चीज़ें हमारे लिए, इस समाज के लिए, जिस समाज में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जिस समाज में हम एक समृद्ध भारत की बात करते हैं, वहाँ धर्मांधता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। है ऐसा? मैंने बता दिया, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और समाज को जागरूक करने की भी इसी दिशा में ज़रूरत है। जी सर, इस सेशन का हमारा नाम है चिलपिल, तो थोड़े से आपसे चिलपिल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। सर, आप क्रिकेट के शौकीन हैं। आपने अपना लास्ट मैच कब खेला था? 14 जनवरी 1970। हाँ, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के ग्राउंड पे, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस वर्सेस डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। तो कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? मिस करते हैं क्रिकेट को? अभी खेलते हैं थोड़ा? बहुत। अभी अभी भी आपने ये इंटरव्यू कर लिया मेरा, वरना तो मैं घर बैठा देख रहा था। अच्छा। आज शुरू है ना 4th टेस्ट। अच्छा अच्छा। तो आप टेस्ट मैच ज़्यादा देखते हैं 2020? हाँ, मैं उस युग का हूँ जब टेस्ट मैच ही होते थे और सही क्रिकेट भी वही है। अब तो ये है कि एक तो राइफल है 302, 303, हाँ, उसमें सिंगल फायर होता है और एक AK-47 खड़ 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 खड़। तो ये T20 तो खड़ 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 है। अच्छा अच्छा। हाँ, और टेस्ट मैच में आपकी स्किल, आपका टेम्परामेंट और आपकी, मैं कहता हूँ कि खेल से आदमी इतना सीखता है, इतना ज़िंदगी में कभी नहीं सीख सकता। मैं अपनी टीम का जब कॉलेज में था तब भी कैप्टन था और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तब भी कैप्टन था। और कैप्टन कितने बड़े मन का होना चाहिए ये मैंने खेल में ही सीखा है। और जो छोटे मन के राजनीतिक हैं उनको मैं ये सिखाता हूँ कि भले आदमी हो, जितना बड़ा दिल रखोगे उतने बड़े नेता बनोगे। छोटा दिल रखने वाला कभी भी राजनीति में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जी तो ये है। सर, आपकी राजीव गांधी से पहली मुलाकात जो हुई वो कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी से मुलाकात, पहले राजीव गांधी के बारे में। राजीव जी से मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात मेरी संजय गांधी जी की डेथ के बाद। हमारे को श्रीमती इंदिरा गांधी ने, हम यूथ कांग्रेस में थे, मैं यूथ कांग्रेस में MLA भी था मैं उस वक्त, और गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, DP रे, तारिक अनवर, हम 5-6 लोग एक दिन इंदिरा जी से मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब संजय तो रहे नहीं और मेरा काम कोई बांट सकता है, तो आप अगर राजीव को बोलो। तो फिर हम समय लेके मिले और पहली मुलाकात में वहाँ समय तो लगा, क्योंकि हमारे से पहले जो मिलने वाले थे वो इंडियन एयरलाइंस छोड़ के आए थे। कुछ एयर होस्टेस थी शायद। एयर होस्टेस थी, वो मिल रही थी। तो मैंने कहा भाई हमारा तो बाद में ही आएगा नंबर। तो खैर तो हम 4-5 लोग जब मिले तो मैंने कहा हमने सब ने मिल के कि आपको इंदिरा जी का इतना बड़ा उनके काम है, कुछ बांटना चाहिए।
और अब वो अकेली पड़ गई हैं। तो खैर वो अलग बात है कि उन्होंने जवाब क्या दिया। पहले कहने लगे अच्छा बोलो क्या पियोगे। तो हमारे में से एक के मुंह में से निकल गया जी ठंडा, क्योंकि वो खुद ठंडा पी रहे थे। अच्छा। तो दूसरा जो साथी बैठा था ना साथ, उसने उसको यूँ करके अरे नहीं सर चाय पिएंगे। तो हम जब बाहर निकले तो उसने कहा भाई चाय क्यों बोल दी। कहता पागल है तुम, तेरे को पता नहीं चाय बनने में 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट और फालतू बात करेंगे, ठंडा तो उसी वक्त आ जाता है। अच्छा, तो बड़ी रेलेवेंट और सार्थक मुलाकात थी वो अपने आप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन उन्होंने इन प्रिंसिपल ही एग्रीड टू शेयर द बर्डन ऑफ हिज मदर। ओके। और नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात जब कैबिनेट में आप अपॉइंट हो रहे थे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस दिन कैबिनेट की ओथ होनी थी, उससे पहले मुझे पता लग गया था कि मेरे को कैबिनेट में लिया जा रहा है। अमित शाह जी ने मुझे इशारा कर दिया था। तो मुझे 10 बजे फ़ोन आया कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया चाय पे। तो 5 बजे ओथ थी। तो हम गए एकदम और पहुंच गए। तो अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने पूछा मेरे बारे में कि आप कब से पॉलिटिक्स में हो। मैंने कहा सर मैं तो आप कॉलेज में होंगे उस वक्त जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा 72 में। अच्छा, आपने बोला कॉलेज में होंगे? हाँ हाँ, मैंने कहा आप क्योंकि वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो बहुत बाद में आया ना, पहले तो वो प्रचारक थे संघ के। तो और मैंने कहा मैं 9 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ हरियाणा में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कांग्रेस में 7 राज्यों की मैंने टिकट खुद बांटी है। मेरे राजीव जी का इतना विश्वास करते थे मुझ में वो कि मैं मतलब मैंने जो कर दिया वही मंजूर था। और उसके बाद सोनिया गांधी ने भी मेरे से उसी प्रकार का संपर्क रखा। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं कोई उनसे नाराज़ होके नहीं आया हूँ। मैं उनको बोल के आया हूँ, मिल के आया हूँ कि जी मैं अब कांग्रेस में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे को बहुत ह्यूमिलेट किया है कांग्रेस के एक डिसीजन ने कि मुझे मिनिस्ट्री में लेके चिट्ठी, प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी आती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की चिट्ठी आती है, राष्ट्रपति भवन से मुझे पासेज आते हैं कि 5 बजे आपकी ओथ है, 11:30 बजे इसी टाइम जब आज जैसे बैठे ना हम, 11:30 बजे खबर आती है सॉरी मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा मेरे 5-6 हज़ार आदमी मेरी कोठी पे बैठे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, चाय बन रही है। मैंने कहा मैं कहाँ किसको मुंह दिखाऊंगा। किसने फ़ोन किया था? हाँ, किसने फ़ोन किया? अहमद पटेल ने। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का भी आधा घंटे बाद फ़ोन आया, मनमोहन सिंह का। हाँ मनमोहन सिंह जी का। और फिर अल्टीमेटली मैं सोनिया जी से मिला भी, और मैंने कहा ऐसा नहीं, ये गलत है। और मैंने कहा मेरे को मेरे विश्वास को आज ठेस पहुंची है, लेकिन फिर भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। 1 साल तक मैं फिर भी रहा। मैंने कहा लोग कहेंगे यार इसको गद्दी नहीं मिली इसलिए अब छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं उनसे मिल के आया और मैं बोल के आया कि जी मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा। और मैं तो ये सारी बातें खैर बहुत। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एक बात कही उनको, मैंने कहा इतना कुछ होते हुए और इतने राज्यों में टिकटें बांटना, और वो भी महाराष्ट्र में 2 बार। तो मैंने कहा मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। आपने मोदी जी को कहा? हाँ मोदी जी को। तो कहने लगे कैसे। मैंने कहा मैंने कोई राजनीति में ठगी पग्गी नहीं की। हाँ, 42 साल का राजनीतिक जीवन जिस आदमी का, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की 42 साल की राजनीति थी मेरी, और मन मेरा भी करता था नोट वोट बनाने का, लेकिन मैं डरता था पब्लिक ओपिनियन से, मैं अपने से नहीं। मैंने कहा लोग ये कहेंगे कि देखो ये छोटू राम जी का लड़की का लड़का है और ये भी भ्रष्ट हो गया। तो मोदी जी को पहली बार ये पता लगा
कि मैं आई एम ग्रैंडसन ऑफ सर छोटू राम। तो कहने लगे कि आप उनके हो? मैंने कहा आपको नहीं पता था? कहने लगे नहीं, मेरे को तो इतना पता था कि भाई कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर है हरियाणा का। तो फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया मेरे को। कहते हैं मैं 5 साल के करीब हरियाणा पंजाब का प्रभारी रहा पार्टी का, मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो कहते हैं हम अपने यहाँ के जो मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय से हम जब जाते प्रवास के लिए, हिंदी बहुत सीखी है मैंने, ये बीजेपी में आ गया। मैंने कहा ये प्रवास के लिए हम जाते थे तो पूछते थे लीडरशिप से कि आपके कोई आदेश? वो कहते हैं कि भाई कोई आदेश नहीं, हरियाणा पंजाब में किसी गांव में आपका कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ छोटू राम जी का 4-5 बार नाम जरूर ले देना अपने भाषण में। तो हमने कहा जी किस संदर्भ में? कि कोई संदर्भ की नहीं होगा, नाम ले देना। तो कहता मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ उनसे, और इसीलिए उन्होंने छोटू राम जी के गांव में जब हमने एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की तो उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री जी की खुद इच्छा थी कि मैं छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण करूँगा। और 2-3 बार मुझसे पूछा एज कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने शुरू में उनको कहा था, कहने लगे देरी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं जी अब तैयार हो गए, 2 साल लगे थे उसमें। तो उनसे मेरी बात, और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा सर आप ठीक है मैं आज आपकी पार्टी हूँ, लेकिन मैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी मर्यादा ये नहीं कहती कि मैं कोई निचले स्तर की बात करूँ। जी सर, आपको ट्रेजडी किंग भी कहा जाता है, और 2004 में जब ये चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार आई तो आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कहा गया, और सोनिया गांधी ने कहा कि यू आर आवर फैमिली चॉइस। उसके बाद क्या कमाल हुआ कि आप दोबारा ट्रेजडी किंग साबित हो गए। वो तो तीसरी बार दुर्घटना हुई है। इसीलिए तो ट्रेजेडी बोलते हैं, ट्रेजेडी किंग। एक बार तो 91 में राजीव जी ने जब वो चुनावी प्रचार में थे तब 2-3 पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि मैं आपको नया चीफ मिनिस्टर दूंगा। और मैं उस वक्त सारा 42 साल का था। अच्छा। और मेरे को एक दिन रात को हमने उनको छोड़ा, 14 मई 1991 की बात है। 21 को उनका असैसिनेशन हो गया था। तो रात को मैं और भजन लाल जी दोनों थे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष था हरियाणा का, वो नेता थे, सीनियर लीडर। तो 1:30 बजे हम फरीदाबाद की मीटिंग ख़त्म करके 10 जनपद पे छोड़ा, नमस्ते करके हम चले। मैंने कहा सर आप तो सुबह फिर जाओगे तमिलनाडु या कहीं जाना था उनको। कहने लगे कह रहे कहाँ, 5 बजे फिर जाना है, मैं अब आराम क्या करूँगा। तो हम दोनों चले गए। तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, वीरेंद्र सुनो। तो मैं आया तो भजन लाल जी भी साथ साथ। तो कहने लगे नहीं भजन लाल जी आप वहीं रुको। तो मेरे से कहने लगे कि मेजॉरिटी आएगी। मैंने कहा पक्का सर। देखो कितने, ये नहीं वो आदमी, मैंने उनसे बड़ा कोई जेंटलमैन नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। कहने लगा ऐसे है कि अगर बहुमत आएगा तो तुम बनोगे, बहुमत नहीं आएगा तो ये अपना खेल खेलेगा। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी 21 को। फिर वो assassinated। और उसके बाद सारा का सारा खेल हुआ। हाँ, उसके बाद जो सारा खेल खेला गया आपको, भाई ये खेल क्या बता दिया ना। फिर 2005 में सोनिया जी को मैंने वो सारी बातें, उनको भी पता थी। तो मैंने कहा जी मेरा अब दाव लग जाएगा, बनवा दो आप मेरे को। कहने लगी यू आर आवर फैमिली चॉइस। लेकिन ऐसा ही है। मैं, लोग तो कहते हैं किस्मत में, किस्मत नहीं मानता, ये चांस है, खेल है ये। इसमें कई बार सेल्फ गोल भी हो जाता है। अच्छा सर, जैसे यहूदी जो लोग हैं वो जेरूसलेम उनका पवित्र जो शहर है, उसके बारे में वो ये कहते हैं कि ओ जेरूसलेम इफ़ आई लेफ्ट यू मे माई लेफ्ट हैंड पेरिस। अगर मैं जेरूसलेम तुम्हें भूल जाऊं तो मेरा लेफ्ट हैंड काम करना बंद कर दे।
तो आपके साथ भी उचाना का ऐसा ही है कि ओ उचाना इफ आई फॉरगेट यू मे माई लेफ्ट हैंड पेरिस क्या जुड़ाव है उचाना के साथ? बार बार आपको हरा देते हैं, बार बार आप बोलते हैं कि ना मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ ही रहूँगा। क्या है वो चीज़ कि बाहर से लोग आकर भी वहाँ जीत जाते हैं, और जीतते नहीं, आपको हराते हैं 48,000 वोटों से? नहीं, मैं तो 48 से कभी नहीं आ रहा आई हूँ। मीन वो फैमिली। मैं तो मेरी वाइफ को बोल रहा था, लेकिन वो जो जीत या हार है ना, मैं मेरी वाइफ को कहने लगा, मैं 6 बार इलेक्शन जीता हूँ, मेरे 6 बार के जीत के मार्जिन इतने नहीं जितना तेरा एक हार का मार्जिन है। तो वो कहने लगी कैसे? मैंने कहा तुम्हारी हार नहीं थी, वो 2 फैक्टर थे, और आप तो हरियाणा से, आपको ज़्यादा पता है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी ये कह रहा था कि अब की बार बीजेपी को हराना है। मैंने कहा बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी होता हो उसके साथ ऐसे ही करना था। और दूसरा मैंने कहा एक सिचुएशन बन गई, लोगों ने कहा अच्छा वोटर का क्या है, वोटर का तो आप पूछो ही ना। मैं एक बार चश्मा लेके आया दुबई से, ये गॉगल्स। आप काफ़ी महंगी लेके आए होंगे क्योंकि आप 9 लाख की तो घड़ी पहनते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो तो किसी ने दिलवा दिया था, अपने पैसे से नहीं लिया मैंने, लेकिन वो भी 40,000 से ऊपर का था। अच्छा अच्छा, कौन सी, को गुच्ची वगैरह या कोई? पता नहीं कौन सा था यार। तो मैंने कहा यार आज लगा के चलते हैं। उस दिन मीटिंग बुला रखी थी वर्कर्स की, इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो अगले दिन आप के मीडिया ने प्रचार कर दिया, वीरेंद्र सिंह चश्मा दिखा के चौटाला की पार्टी के वोट मांग के चले गए। चौधरी साहब, पूरे हरियाणा में सबसे इंटेलिजेंट वोटर कौन से डिस्ट्रिक्ट का मानते हैं आप, और सबसे पॉलिटिकली इनोसेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट का? नहीं, पॉलिटिकली इनोसेंट कोई नहीं होता। बेवकूफ़ अगर कहें। नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं मैं कहता उनको। हाँ। लेकिन ये है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ। मैं किसी प्रदेश के किसी क्षेत्र की बात करूँ, अच्छा नहीं लगता। गांव का जो वोटर जब शहर में शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी वोट देने की प्राथमिकताएं अलग होती है। अच्छा। मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं है, मेरा सीवर सिस्टम खराब है, मेरी गली पक्की नहीं हुई, पक्की हुई है तो ईंट की है, इसको कंक्रीट की। और गांव में जब वो वोट करता है तो उसका वो गांव में वो पॉलिटिकल है जी। शहर में वो सिर्फ अपनी सुविधा की वोट के लिए कल्पना करता है, वहाँ वो राजनीतिक सोच रखता है। तो ये फर्क है शहर के और गांव के वोटर में, और इसीलिए आप उनको यानी शरीफ बोल दो या चालाक या इंटेलिजेंट कहो, और उनको कहो कि इनको इतनी अकल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। अकल दोनों को है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग है। जी। चौधरी साहब, आप सत्ता में रहकर भी एंटी स्टैब्लिशमेंट रहते हैं, क्या है ये एंटी स्टैब्लिशमेंट का? ये मेरे विचारों को मैं रोक नहीं सकता। तो इस सॉरी टू इंटरप्ट, इस एंटी स्टैब्लिशमेंट के कारण आपके वर्कर बहुत सफर करते हैं। नहीं, कोई नहीं सबर करता। उनके काम नहीं होते। नहीं, काम के लिए देखिए, बात यह है कि आप एक बात देखो, मैंने जब एक बात आपको कही कि किसान को आर्थिक सुधारों में वो समृद्धि नहीं मिली जिसका वो हकदार होना चाहिए था। आप मान के चलो कि एक समय था जब 20 करोड़ लोगों ने, युवा युवतियां इस देश के रूरल एरियाज की, ग्रामीण क्षेत्र की, ये कहते हैं अब हम खेती नहीं करेंगे, खेती घाटे का सौदा है। तो उसको फिर अनएम्प्लॉयमेंट नो। मैंने कहा कि खेती में इतना, आप खेती में जो देश की संपदा है, दौलत है, धन है, उसमें किसान का हिस्सा बड़ा हो यार। आपको 20 करोड़ आदमियों से निजात मिलेगी, वो भी कहेंगे हम भी खेती करेंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए, ये जो छोटी चीज़ें हैं, मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई जी, मेरी नौकरी कच्ची है, मेरे को पक्का करा दो जी, मैंने जी थोड़ा बहुत गड़बड़ तो कर दी, लेकिन अब कहो कि मेरा पीछा छोड़े, ये नहीं। आपको बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि जिनकी आप वोट लेते हो उनको ये एहसास हो कि हमारे को आर्थिक रूप में इस आदमी ने एक ऐसी चीज़ दी है जिससे कि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य एक रास्ता तय करेगा।
जी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात हम थोड़ा मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट की कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई वो नहीं होता। बात यह है कि विचारों की अभिव्यक्ति, उसमें मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है उसमें भी मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, उसके अंदर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को किसी भी प्रजातंत्र में रेजिमेंटेशन अगर होएगी तो वहाँ विचारों को की अभिव्यक्ति को ताला लग जाता है। जी सर, आप 23 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें आप बोल रहे हैं कि कोई नई सोच और नई बात होएगी। तो उसी नई सोच नई बात से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर और डेथ के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में एक ट्रेंड चला कि अबोलिशमेंट ऑफ द पुलिस फ्रॉम सोसाइटी, कि पुलिस को अबोलिश करके एक नया पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन लेके आया जाए। तो वहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं, जो नई रिफॉर्म्स की बात होती है, उस सत्र की है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में आप क्या देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या उनके समाधान हैं? आपका विजन क्या है हरियाणा? देखिए, हरियाणा की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में है, नंबर एक, और खेती में उनका यानी जो भी आमदनी है या वो खेती से ही होती है, कि अब खेती से कुछ अलाइड हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब कमी आती है ना तो फिर वो वायलेंस को जन्म देती हैं, और वायलेंस को जन्म देने का मतलब ये है कि फिर आदमी की जो ज़िंदगी महफूज नहीं होती। और जैसे आपने कहा, अमेरिका की मिसाल दी, अमेरिका में दो तरह के ख्याल हैं। एक तो आपने कहा कि सिविल सोसाइटी देखेगी, दूसरा ये भी है क्यों ना हथियार अब बैन कर दिए जाए, मतलब वहाँ तो हथियार कोई कितने ही खरीदो, कोई भी रख सकता कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी एक बात चल रही है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें समय समय पे इनकी नौयत बदलती रहती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्थायी चीज़ें हों सारी। जी सर, ये थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन है। लोग ये मानते हैं कि आप एरोगेंट हैं, कई कहते भी हैं कि आप एरोगेंट हैं, और आपने भी कई बार कहा कि मेरे गर्दन में वो सरिया या जो भी वो आपका है। तो आप क्या एरोगेंट हैं? क्या किस तरीके से आप और लोगों से अलग अपने आप को पाते हैं? नहीं, वो ऐसा है कि समय होता है इन चीज़ों का। एरोगेंस का? नहीं, मैं बताता हूँ ना, एरोगेंस का नहीं, ये है कि आप मेरे से संपर्क में हो तो आप अगले दिन कहोगे यार इससे तो अच्छा आदमी कोई नहीं। और आपके फादर या आपके चाचा ये कहेंगे यार वीरेंद्र सिंह से मैं इतने दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और आप सोचते होगे कि भाई मेरे को क्यों नहीं बोलते कि मैं भी जुड़ूं, तो इसका मतलब वो कोई ख़तरनाक आदमी है, एरोगेंट है। यानी दूर से देखना और नज़दीक आने पे बड़ा भारी फ़र्क होता है। और ये ज़रूर है कि जब अब आपको कोई, मेरे को कोई काम नहीं, मैं लोगों से हाथ भी अच्छा मिलाऊंगा, नमस्ते भी करूंगा, कम लोग मिलेंगे, अच्छा बताएंगे। जब आप पे काम का वज़न पड़ता है तो कहता है यार मैं तो हाथ मिलाया था, इतना निकाला बाहर। हाँ, वो तो बड़ा एरोगेंट है, मैंने नमस्ते की थी, आँख ही नहीं मिलाई। तो ये एरोगेंस नहीं है, ये इट डिपेंड्स कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। बाकी जिसको वोट लेनी है वो तो भाई मांगता है, वो एरोगेंट तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन यूथ और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के लोकतांत्रिकरण को आप किस तरीके से देखते हैं गांव में? जस्ट लाइक टिकटॉक जब बैन हुआ तो टिकटॉक के जो साउथ एशिया के हेड थे, कोई गांधी थे, उन्होंने एक पूरा स्टेटमेंट इश्यू किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण किया है इस देश में टिकटॉक के सहारे। कई बच्चों ने टिकटॉक चलाने के लिए नया स्मार्टफोन और इंटरनेट खरीदा है। तो उस इंटरनेट को हम शिक्षा से जोड़ के किस तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं रूरल सेक्टर को? वो ऐसे ही है, पहले एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग होते थे और बड़े बड़े शहरों में घराने होते थे, डांस करके लोग एंजॉय करते थे। फिर मूवीज़ आ गई और अब ये इंटरनेट आ गया। इसमें अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी हैं, और ये इससे बड़ा रेवोल्यूशन नहीं दुनिया में कोई आना, मैं बता दिया। जो
आईटी का रेवोल्यूशन है, उसने तो दुनिया की शक्ल बदल दी, दुनिया का रहन सहन बदल दिया और दुनिया की सोच बदल दी। तो इसलिए मैं टिकटॉक मैंने भी देखा है, हाँ, और सोशल मीडिया में भी अजीबोगरीब बातें होती हैं, लेकिन ये है, समय के साथ साथ सब चलता है, होएगा। अभी मैंने बताया तो था, एक टेस्ट मैच है 5 दिन का, अरे कि ठा 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 AK-47, तो ये भी समय बीत जाएगा। जी सर, आप ब्रजेंद्र सिंह को किस तरीके का नेता के रूप में देखेंगे कि वो किस तरीके के नेता बने, आप अपने बेटे को? ब्रजेंद्र सिंह को मैं ये मानता हूँ, ही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या वो स्टिल अभी भी? two very important factors. One is he is well read, and you may not be knowing he is an authority on Mahabharat. ओह, हाँ। अच्छा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मैंने मिस्टर पुरी हैं, मिनिस्टर हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, वो मेरे को एक शादी में मिल गए थे, तो कहने लगे, भाई चौधरी साहब, आपके बेटे की 20 मिनट की यूक्रेन रूस की लड़ाई पे स्पीच थी लोकसभा में, मेरे 40 इयर्स के मेरे डिप्लोमेटिक कैरियर में मैंने इससे बढ़िया कहीं स्पीच नहीं सुनी। तो वो दैट वे ही इज़ कॉम्पिटेंट, ही कैन बी प्रूव्ड एज एन असेट टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट में आप ये मत सोचो कि सारे पॉपुलर लीडर हों, नमस्ते जी, ये नहीं, ऐसे भी होने चाहिए दोज हु कैन कंट्रीब्यूट। कोई भी, अब अरुण जेटली जी थे, मैंने खुद देखा है कि पार एक्सीलेंट, यानी लीगल ब्रेन, और ये शशि थरूर, कपिल सिब्बल, पर ये मासेस के लीडर नहीं है। कौन? यही तो मैं कह रहा हूँ कि यानी पार्लियामेंट में सिर्फ मासेस के लीडर रहेंगे तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना वही होएगा। जैसे ये कह रहे थे 43% फलाना परसेंट नहीं, इसमें हर किस्म का। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि ये जो देसी खाना, जो जैसे ज्वार है, बाजरा है, राई है, मिलेट्स जो है, मिलेट वाला, तो पार्लियामेंट भी मिलेट वाली होनी चाहिए, उसमें हर किस्म का। मैं तो खाता हूँ क्योंकि मैं तो 20 साल से डायबिटिक हूँ ना, तो ये मिलेट भी और थोड़ा सा गेहूँ भी, सब। तो पार्लियामेंट इसी तरीके की होती है जी, यही पार्लियामेंट है। इसमें मैं इंग्लैंड गया बहुत दिन पहले, ये बात है 88 की। आनंद शर्मा जो अभी मिनिस्टर थे कांग्रेस में, मैं और वो इकट्ठा एक डेलीगेशन था हमारा। आप हैरान हो गए वहाँ, मैंने कहा भाई आपके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें मेंबर कितने हैं, तो उन्होंने पता नहीं 800 से ऊपर, और फिर कहते हैं कि कोई आए ना आए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दैट इज़ ए क्रीम। वो कहते हैं कि जो जिसका जो सब्जेक्ट होता है उस पर वो आके बोलते हैं। तो पार्लियामेंट में सिर्फ जन प्रतिनिधि जन भावनाओं को, वो भी हों, लेकिन जो गहन विषय हैं उन पे एक्सपर्ट भी होने चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ब्रजेंद्र सिंह का जो उसका एक्सपीरियंस एज ब्यूरोक्रेट और उसकी जो बैकग्राउंड है, he is also to see that how the farming community can be given justice in the present system। जो कमेरा वर्ग है, छोटू राम जी ने जिन लोगों के लिए आज से 100 साल पहले वो किया, यानी he was the only man in the 20th century who came out with agrarian reforms। agrarian reforms जो हैं इस देश में उनसे पहले किसी, उसके बाद सी राजगोपालाचारी फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में लेके गए वही रिफॉर्म्स। तो उन चीज़ों को भी ही इज़ टू कैरी ऑन दैट थिंग जी। ये सर, अगर आज आप 25 साल के होते तो आप IAS बनना पसंद करते हैं एंटरप्रेन्योर? मैंने फार्म भरा था लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने कहा यार फेल हो जाऊंगा, अच्छा नहीं।
तो आर यू रिलीजियस पर्सन? नो? और इसी के साथ मेरे एक और सवाल है, मैं सबसे पूछता हूँ ये, कि डज 21st सेंचुरी नीड रिलीजन? डज 21st सेंचुरी नीड रिलीजन? क्या 21वीं सदी को रिलीजन की जरूरत है? भाई देखो, समाज की जो व्यवस्था है ना, वो किसी ना किसी चीज पे तो आधारित है। ऐसे मत सोचो कि समाज वैसे ही इतना बन गया। पुलिस क्यों है? हाँ, वो उस आर्मी तरीके के क्यों लोग है? हैं। टीचर क्यों है? एजुकेशन क्यों है? स्कूल क्यों है? ये वो कहते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। इसीलिए ये सारी इवोल्यूशन है जो आज हम जिस समाज की हम कल्पना करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि मैं एक मेरे दोस्त थे आईएएस, उनकी डेथ हो गई अभी कुछ साल पहले। वो साउथ कोरिया में गए थे, दो महीने का कोई कोर्स था उनका। ठीक है। वहाँ की एक सेंसिस में ये आया कि 58% ऑफ साउथ कोरियन दे डोंट बिलीव इन रिलीजन। ये आपको 15 साल पहले की बात सुना रहा हूँ मैं। अच्छा। 58%। तो ये, लेकिन रिलीजन जो है वो भी आपको इकट्ठा करने का एक साधन है। और कभी मैंने तो थोड़ी सी कुछ पन्ने पढ़े हैं, शशि थरूर की एक बुक है वाई आई एम हिंदू। उसमें जो मेन जो थीसिस है ना, मेन जो बात है, क्रक्स जो हाँ, वो कहता है ऐसा तो धर्म दुनिया में नहीं। कोई किसी को मानो, कोई गणेश को मानो, कोई रामचंद्र जी को मानो, कोई सीता को मानो, सब। बाकी धर्म नहीं है सिखाते, बाकी तो कहते नहीं। यहाँ तो कहते 34 करोड़ देवी देवता हैं, किसी को मान लो वही ठीक है। और आप दूसरे को मानते, मैं दूसरे को, लेकिन हमारा इस बात में कभी डिफरेंस नहीं होता। अच्छा सर, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से जो आपको बेटर हो उस पर आपको चूज करना और उस पर कुछ बोलना भी है। मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला? दोनों बहुत बड़े आदमी थे भाई, दोनों बहुत बड़े आदमी थे। मंडेला से तो मैं खुद मिला भी हूँ। हमारी यहाँ एक फोरम थी, एंटी एपार्थाइड फोरम, जिसका मैं इंडिया का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा, तो कैसी रही मुलाकात, क्या बोला उन्होंने? बस देखो, जिस आदमी ने 3 डिकेड जेल में बिता दिए हों, रिबन आइलैंड में। हाँ, रिबन आइलैंड जो जहाँ वो जेल में थे, तो उस आदमी का क्या मुकाबला करेंगे? ये हैं, ऐसे लोग पैदा हुए हैं। जी। और गांधी जी का तो सही है कि पिछली सेंचुरी में उससे बड़ा कोई लीडर नहीं हुआ। अच्छा। बिल्कुल, कोई माने ना माने, लेकिन गांधी जैसा। और मैं तो इतने मुल्कों में गया हूँ, गयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, निकारागुआ, ऐसे हैं अफ्रीकन कंट्रीज जो। हाँ, वहाँ भी उनके स्टैचू लगे हुए हैं गांधी जी के। ये कोई छोटी बात नहीं है। सर, बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी? बता दिया ना, जो अब हमारे देश में मिलेट। मिलेट का जो है, ये मैं इसको अप्रूव करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और हम वो मैंने तो जो चना है ना, चना मैंने खुद देखा है। हम अपने बैल जब खेत से आते थे तो चना, वो क्या बोलते, बाखड़ी होती है ना जो, वो करके बैलों को खिलाते थे। घी और गुड़ मिला के बैलों को खिलाते थे। तो आज वो गुड़, घी और चना और मिलेट, ये अब आदमियों को खाना है। बस चलते हैं बस। सर, दो क्वेश्चन और है, 2-3 बस। अगर इन 2 में से चूज करना चाहे और आपको कोई ये पोस्ट दे, तो आप कौन सा चूज करोगे, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर? अरे चीफ मिनिस्टर तो ऐसी पोस्ट है, उसको कौन ना बोलेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को लात मार दो। अरे छोड़ो यार। अच्छा, मर्सिडीज बेंज या BMW? क्या गाड़ी में? गाड़ी मेरे को ऐसी हुई चाहिए, अभी खरीदूंगा। अच्छा, मर्सिडीज आपके पास है? नहीं नहीं, मर्सिडीज थी, बेच दी। अच्छा, आपने बेच ली। यानी 42 लाख में नहीं, 2.25 लाख में बेची यार। इतना टोटे का काम कौन करता है? सर, आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आप? आखिरी फिल्म आपकी? पठान।
अच्छा, कैसी लगी? पठान मेरे को तो अच्छी नहीं लगी, मेरी वाइफ को अच्छी लगी है। मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैंने भी हाँ में लानी पड़ी। सर आपका फेवरेट हरियाणवी स्लैंग क्या है? हरियाणवी। स्लैंग, कोई भी हरियाणवी वाक्य जो आपका फेवरेट है, जस्ट लाइक तेरा लठ कट जाएगा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जब इमरजेंसी थी ना, तो एक बसों पे लिखा था द नेशन इज ऑन मूव, नेशन इज ऑन मूव। तो एक आदमी कहने लगा इसका हरियाणवी में इसका अनुवाद करो। तो बहुत बढ़िया है वो। अगर देश का गगाटा बन रहा है। सर जैसे मैं यंग हूँ, और हमारे यंग एज में क्या होता है कि इंसान को बड़ी पहले पहले बार जो चीज़ें होती हैं बड़ी याद रहती हैं। सर यंग नहीं है। आई मीन सर माइंड से यंग है, आई मीन वैसे भी, हाँ सर भी यंग है, सॉरी। तो जैसे पहली बार गाड़ी चलाना, पहला प्यार, मेरे को पहली बार प्यार हुआ खान मार्केट में टाउन हॉल क्लब में किसी लड़की से। तो जब आप अपनी उम्र में थे, अपने कॉलेज में थे, तब क्या पहला प्यार वगैरह होता था कुछ, या कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह होती थी आपकी, या किसी दोस्तों की, या ऐसा कुछ कल्चर था? नहीं होता, कोशिश तो हम भी करते थे, लेकिन कामयाब उस जमाने में कामयाबी बड़ी मुश्किल थी। अच्छा, तो किसी दोस्त वगैरह के? सोसाइटी क्लोज सोसाइटी थी उन दिनों में। दोस्त वोस्त भी बहुत थे। और मैं तो बेसिकली मैं खिलाड़ी था। मैं क्रिकेट नहीं, मैं जो एथलेटिक्स में मेरे 3 इवेंट थे। एक तो लॉन्ग जंप, एक पोल वॉल्ट, और एक ट्रिपल जिसको हॉप स्टेप एंड जंप बोलते हैं। मैं तीनों में 3 साल मेरे कॉलेज में फर्स्ट आता रहा। और कोशिश ये करते थे हम कि जब हमारा क्रिकेट का मैच हो या तो जो जिन लड़कियों को हम चाहते थे ना कि ये भी देखें आके, भाई इतना था भाई हमारा मैच देखने आ जाना, बाकी तो आगे देखेंगे। सर एक्केलीज एक बड़े वॉरियर हुए हैं यूनान के, और वो जब पैदा हुए तो उनके साथ ये था कि भाई ये बच्चा बड़ा कमज़ोर है। तो उसकी माँ ने एक वहाँ पवित्र नदी थी स्ट्रिक्स नाम से, तो उनको बोला कि इसमें अगर इसको डुबो दोगे तो ये अमर हो जाएगा और कोई भी इसको मार नहीं सकेगा, इसकी बॉडी अमर हो जाएगी। तो उसने अपने बेटे को एडी से पकड़ा और उस नदी के अंदर डुबो दिया। पर वो भूल गई कि एडी जो थी वो ऊपर रह गई। तो जब ट्रॉय वॉर हुआ तो उस एक्िलीज की हिल जो थी, एडी, उसमें तीर मारी गई और उसको मार दिया गया। आपकी एक्िलीज हिल क्या है? भाई ये तो देखो ऐसे ही है। आपकी कमजोरी क्या है? कृष्ण जी के बारे में भी सुना होगा कि वो रात को आराम कर रहे थे जंगल में, तो उनके एडी में वो चमक थी कोई, तो जिस शिकारी ने उनका मारा उनको, वो उसी वजह से उनकी निशाना लगा। तो हमारी तो कोई वो नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि आपकी बेबाकी नहीं, बेबाकी से तो लोग खुश होते हैं, कोई दुश्मन थोड़ा बनते हैं। बाकी ठीक है, मैं आई एम सेटिस्फाइड विद माई। रिग्रेट नहीं है आपको किसी भी चीज़ कोई रिग्रेट नहीं। मैंने इसीलिए मोदी जी को कहा था जी नींद अच्छी आती है। क्यों? मैंने कहा मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेरा राजनीतिक जीवन है उसमें अगर कहीं ठगी बग्गी होती तो रात को नींद खुलती है। अच्छा, तो इसलिए मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और मेरे को जहाँ पर कांग्रेस ने भी मुझे बहुत दिया और बीजेपी ने भी, मैं ये कहता हूँ, आप देखो हरियाणा से अभी तक सीधे 4 लोग ऐसे थे जो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, ये चारों चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर बने। वीरेंद्र सिंह अकेला ऐसा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर नहीं बना मैं, लेकिन मेरे को उसी लाइन में ही गेव मी कैबिनेट रैंक। तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन बीजेपी में कुछ नहीं हो सकती। और जो राजीव गांधी का और सोनिया जी का जो विश्वास मेरे अंदर था, उससे बड़ी कांग्रेस में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती मेरे लिए। सर आपकी मिनिस्ट्री चेंज करी गई, रूरल डेवलपमेंट से आपको स्टील दिया गया, ऐसा क्यों था? ये दिस इज प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कोई इन चीज़ों का मुझे, मैंने बता दिया ना, ये माइनर चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और मैं तो सच्ची बताऊं मेरे को जब स्टील मिनिस्टर बनाया, अब जाट दा मुंडा गांव में छोटू राम जी का नाती
और स्टील डील करें। मैंने पहले दिन मीटिंग बुला के मैंने कहा मेरे को समझा दो पहले ये क्या है। स्टील 3 महीने मैंने समझा और फिर आपको बताता हूँ, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका 10 करोड़ रुपए डेली का घाटा था व्हेन आई टुक ओवर एज स्टील मिनिस्टर। और जब मैंने छोड़ा ना 2.5 साल में 10 करोड़ रुपए डेली का फायदा। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमारे को सिर्फ ये नहीं समझें कि भाई ये खेती वाले हैं, हम ये इन धंधों को भी, लेकिन इन धंधों में मैंने शुरू में जो कहा कि जो डोमेन है ये, इसमें कहीं ना कहीं आपको सुराख करने पड़ेंगे ताकि गरीब आदमी जो कमेरा है उसको भी हक मिले, किसान को भी मिले। अब 60 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट में, मोदी जी के खुद शब्द हैं ये, 15 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट एग्री प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स का हुआ है। लेकिन वो फायदा कहाँ किसको है? जो ट्रेड करते हैं। ये किसान की हकमारी हो रही है यहाँ। जी सर, आपका लास्ट मैसेज क्या है यूथ के लिए, इंडिया और हरियाणा दोनों के यूथ के लिए? भाई ये युग तो यूथ का ही है, देखो मैं बताऊं। और आज के दिन उनको, यू आर नॉट टू प्रीच देम, उनकी जो मेंटल होराइजन है वो इतना डेवलप कर गया कि वो खुद सीख रहे हैं। हरियाणा में मैंने खुद देखा है, 50 साल पहले विदेश जाने के लिए यूथ कोई कल्पना भी करता था तो घर वाले रोक देते हैं भाई। आज आप कभी हरियाणा जाके देखना, हर गांव से कहीं से 10, कहीं से 20 बच्चे, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, दे आर इन थाउजेंड्स। एक नई सोच है ये, और यूथ का ही फैसला है ये। तो बदल रहा है, सब बदल रहा है, और यूथ भी अपने हकों के प्रति अब जागरूक है। उनको भी ये लगा कि देश की जो प्रजातंत्र है उसमें हम कुछ ना कुछ आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा। इसलिए यूथ भी आज लामबंद है, आप देखना आने वाले चुनाव में। सर एक क्वेश्चन, सर छोटू राम जी ने ब्रिटिश इंडिया के अंदर एमएसपी दिलाई थी किसानों को, पर वो आज की डेट में वो पॉसिबल क्यों नहीं हो रही? मैंने बताया एमएसपी तो है, अब भी है, लेकिन मैंने कहा, मैंने जो आपको बात कही ना, छोटू राम जी का समय वो था जब एमएसपी की सोच नहीं थी, लेकिन उन्होंने अब, क्योंकि वो किसानों के नेता थे ना, इसलिए उनके जो इस स्टैंड को किसान तो कहे भाई देखो कह दिया फसल जलवा दूंगा, हाँ ना तो मेरे को 10 रुपए गेहूं का दो मन के हिसाब से, अंग्रेज 6 दे रहा था। देखिए कमाल कर दिया ना। मैं उसको दूसरे तरीके से, जैसे ये इन्होंने पूछा सवाल, उन्होंने पहली बार ये सोचा और ये समझाया कि किसान को सिर्फ अन्न देवता ही मत कहो, इसको अपने, मैं जो बार बार जो कह रहा हूँ, इसको देश की धन दौलत में भी कुछ हिस्सेदारी करो। वो सिर्फ अन्न देवता कह के उसको खुश कर देते हैं। तो पहली बार उन्होंने एमएसपी की सोच, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, अमेरिका का एक एग्री इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बार बार भारत सरकार को लिखा कि एमएसपी दो, एमएसपी दो। सी सुब्रमण्यम जब पहली बार, 65-64 में, हाँ, तब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। एंड दैट मैन फ्रॉम अमेरिका वाज राइटिंग राइट फ्रॉम द 1956 ऑनवर्ड्स। ओके, तो मैं इसमें शेयर नहीं करता, बाहर बता दूंगा।